हेलो एवरीवन। देखिए हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, क्या नाम था? डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ये है चैप्टर 6A। हमने कुछ डिडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं सेक्शन 80DD से। ओके, देखिए मैं जो आज डिस्कशन करूंगा वो कंपैरेटिव रहेगा। जैसे सेक्शन 80DD और 80U लगभग एक सा है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेक्शन 80EE और सेक्शन 80EEA ये एक जैसे ही सेक्शन है, तो हम इनको भी कंपेयर करेंगे। जब भी हम कवर करेंगे 80TTA इस लेक्चर में या किसी अगले लेक्चर में, तब हम 80TTA और 80TTB दोनों को स्टडी भी करेंगे और उनको कंपेयर भी करेंगे। तो जो भी सिमिलर लेक्चर हैं उनमें हम हमेशा कंपैरिजन करेंगे वो किस तरीके से हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं अपने सेक्शन 80DD से। देखें सेक्शन 80DD की हेडिंग देखें हम, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन। तो 80DD के थ्रू गवर्नमेंट आपको किस तरीके की बेनिफिट दे रही है? गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर कोई व्यक्ति जो आपका रिलेटेड पर्सन है, कौन कौन रिलेटेड में आएंगे मैं अपन उस पर बात करेंगे। तो अगर कोई आपका जो रिलेटेड पर्सन है आपके ऊपर डिपेंडेंट है और अगर वो डिसेबल है, तो उसका अगर आप मेंटेनेंस करते हैं, आप उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, तो हम आपको टैक्स में से डिडक्शन देंगे। ठीक है, अगर आप डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन का ट्रीटमेंट या मेंटेनेंस करते हैं तो हम आपको कुछ टैक्स बेनिफिट डिडक्शन के फॉर्म में देंगे। तो देखें क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। ये नोट्स आपको कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे तो इनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो एलिजिबल असेसी कौन है? तो ये डिडक्शन केवल इंडिविजुअल और HUF ले सकते हैं। देखें इसका क्या मतलब होता है। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं ये डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ अगर कोई व्यक्ति मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हो सकता है कि कोई चाइल्ड या स्पाउस डिपेंडेंट हो और वो डिसेबल हो, तो हम उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो डिडक्शन ले कौन सकता है? इंडिविजुअल और HUF। वो भी क्या होने चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। किस चीज़ की डिडक्शन मिलने वाली है यहाँ पे? तो यहाँ नेचर ऑफ पेमेंट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड। जो डिपेंडेंट पर्सन है, डिसेबल है, अगर आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएंगे या आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, बस उसकी नर्सिंग हो रही है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ चेक हो रही है और बस उसका मेंटेन हो रहा है। डाइटिशियन आके डाइट बताता है या नर्सिंग आके उसके BP और डायबिटीज चेक करते हैं, केवल नर्सिंग हो रहा है। तो उस पे जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड, तो वो खर्चा आपको डिडक्शन के रूप में मिल जाएगा क्लेम करने। या फिर अमाउंट डिपॉजिटेड अंडर एनी स्कीम ऑफ LIC और अदर इंश्योरर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड। अगर आप डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन के मेंटेनेंस के लिए, उसके बेनिफिट के लिए LIC की किसी स्कीम जो इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनाई गई हो, उसमें अगर आप पैसे डिपॉजिट करेंगे, तो डिपॉजिट करने पर पैसों की आपको डिडक्शन मिल सकती है। यानी आप डिसेबल्ड जो डिपेंडेंट है उसका या तो ट्रीटमेंट कराने पर खर्च करें, उसकी डिडक्शन ले लें, या आप उसके बेनिफिट के लिए पैसे डिपॉजिट करें तो आप उसकी भी डिडक्शन ले सकते हैं। तो सवाल ये आ रहा है कि आखिर कौन से लोग हैं जिनके लिए हमें पैसा जमा करना है? तो डिपेंडेंट में कौन आएगा सर यहाँ पे? तो अगर इंडिविजुअल डिडक्शन लेना चाह रहा है तो वो अपने स्पाउस या चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स या सिस्टर्स जो कि उसके ऊपर होली और मेनली डिपेंडेंट हैं, उनकी डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। यानी वो अपने स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर या सिस्टर अगर उसके ऊपर होली एंड मेंटली डिपेंडेंट हैं और वो उसके ट्रीटमेंट पर या उनके बेनिफिट के लिए पैसा डिपॉजिट कराता है, तो वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इंडिविजुअल खुद के ट्रीटमेंट के लिए अगर ऐसा कोई खर्च करता है, वो खुद ही डिसेबल्ड है, तो वो 80DD में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता, खुद के लिए डिडक्शन 80U में क्लेम कर सकता है। यानी एक अगला सेक्शन जो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा वो है 80U।
तो डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई व्यक्ति खुद ही डिसेबल्ड है तो वो खुद के लिए डिडक्शन 80U में ले सकता है। अगर कोई और डिसेबल्ड है और उसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, तो उनको अगर वो मेंटेन कर रहा है या उनके लिए पैसे डिपॉजिट कर रहा है तो उनके संबंध में 80DD सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो आखिर किन लोगों, कौन है डिपेंडेंट? तो इंडिविजुअल केस में हमने बात कर ली, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। HAF अपने किसी भी मेंबर के लिए ये डिडक्शन क्लेम कर सकता है अगर वो डिपेंडेंट और डिसेबल्ड है तो देखें, कोई भी व्यक्ति हो हु इज़ होली एंड मेनली डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल HAF एंड हैज़ नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। सपोज करें मिस्टर X है और उनकी स्पाउस है, मिस्टर X की स्पाउस है मिसेस X, मिसेस X डिसेबल्ड है। अब मिसेज X डिसेबल्ड हैं और वो खुद के लिए डिडक्शन क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 80U, और मिस्टर X भी मिसेज X के लिए डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 80DD, तो ये अलाउड नहीं है। आप ऐसे डिसेबल्ड डिपेंडेंट पर्सन के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जो खुद के लिए 80U में डिडक्शन क्लेम ना कर रहा हो, अदरवाइज डिसेबिलिटी की डबल डिडक्शन मिल जाएगी। वो खुद की जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए खुद भी डिडक्शन ले रहा है और उसकी डिडक्शन आपको भी मिल जाए, ऐसा अलाउड नहीं है। ठीक है, तो किन लोगों के लिए डिडक्शन मिलेगी हमने बात कर ली। तीसरा मुद्दा है कितने अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। तो क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या होगा? तो इस केस में फ्लैट डिडक्शन है, फ्लैट मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड फॉर फॉलोइंग अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस। आप उनके मेडिकल ट्रीटमेंट पर या उनके जो स्कीम है उसमें कितना पैसा डिपॉजिट कराते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, वो है 75,000 अगर वो डिसेबल्ड पर्सन है और 1,25,000 अगर वो सीवियरली डिसेबल्ड पर्सन है। सीवियरली डिसेबल्ड का मतलब होता है जहां डिसेबिलिटी 80% या उससे भी ज़्यादा है। नॉर्मली 40% तक डिसेबिलिटी होती है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा किसी को डिसेबिलिटी है, थोड़ा सा देखने, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा होती है तो फिर हम उसको डिसेबल्ड मान के यहाँ बेनिफिट देते हैं, और अगर वही डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है तो 75,000 की जगह 1,25,000 रुपये की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस। आपका खर्च कितना हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस कुछ शर्तें हैं, वो ये हैं कि आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो assessee must furnish disability certificate issued by medical authority along with return of income। तो मेडिकल अथॉरिटी के पास जाएं कि सर मेरा ये डिपेंडेंट पर्सन है, ये डिसेबल्ड है, आप प्लीज़ इनका सर्टिफिकेट बना दें। वो पूछे क्यों सर्टिफिकेट बना दें, तो आप बोलेंगे कि हमें इनके लिए डिडक्शन क्लेम करनी है, तो हमें ऑफिसर्स को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सर्टिफिकेट भेजना होगा कि देखिए सर ये डिसेबल्ड है, ठीक है, ताकि वो हमें डिडक्शन दें। तो आपको एक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनाना होगा जो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ भेजना होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि डिसेबिलिटी हो सकता है 2 साल तक ऐसी ही रहे, उसके बाद सिचुएशन में चेंज आए, हो सकता है डिसेबल्ड पर्सन ठीक हो जाए, हो सकता है वो और ज़्यादा डिसेबल्ड हो जाए। तो अगर आपको लगता है कि डिसेबिलिटी इस नेचर की है कि हमें उसका रीअसेसमेंट करना ज़रूरी है, मतलब हमें चेक करना ज़रूरी है कि डिसेबिलिटी बढ़ तो नहीं गई या कम तो नहीं हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में जो मेडिकल अथॉरिटी सर्टिफिकेट बनाती हैं वो 2 साल या 3 साल का बनाती हैं। तो आपने एक बार सर्टिफिकेट जमा कर दिया, आपको 2 साल 3 साल डिडक्शन मिल जाएगी अगर आप उसको 2-3 साल मेंटेन करेंगे। फिर उसके लिए बाद आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट फिर से जमा करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको डिडक्शन मिलना 2 या 3 साल बाद बंद हो जाएगी। सो वेयर डिसेबिलिटी रिक्वायर्स रीअसेसमेंट, then assessee is required to re-obtain and furnish fresh certificate to continue to claim deduction। ठीक है, तो आपको पहले भी सर्टिफिकेट जमा करना है, अगर उसको री असेसमेंट की ज़रूरत है तो आप बार बार नया सर्टिफिकेट बना के जमा करते रहें, आपकी डिडक्शन कंटिन्यू रहेगी। अब कुछ और अदर कंडीशंस हैं, एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं लेकिन पूरा सेक्शन कवर करने के लिए आपको समझना ज़रूरी है। हम बात करें कि इंडिविजुअल या तो डिपेंडेंट के ऊपर मेडिकल एक्सपेंस कर रहा है या फिर वो उसके लिए क्या कर रहा है, पैसे डिपॉजिट कर रहा है। अब पैसे डिपॉजिट कर रहा है तो 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला ये कि स्कीम मस्ट प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ लमसम अमाउंट और एन्युटी फॉर बेनिफिट ऑफ सच डिपेंडेंट।
ऑन डेथ ऑफ इंडिविजुअल और मेंबर ऑफ HUF ऑन हुज नेम सब्सक्रिप्शन टू द स्कीम हैज़ बीन मेड। अब इंडिविजुअल डिपॉजिट कर रहा है अपने नाम से पैसे, तो उस स्कीम में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि जो मैं पैसे जमा कर रहा हूँ या जो HUF पैसे जमा करा रही है उसका अल्टीमेट बेनिफिट डिपेंडेंट व्यक्ति को मिलेगा। ये बात स्कीम में एकदम क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको हम डिडक्शन अलाउ करेंगे। ऐसा ना हो कि आप पैसे जमा करें, हम आपको डिडक्शन दें और बाद में आप ही वो पैसे निकाल लें। तो आप स्कीम में साफ साफ लिखो कि इसका बेनिफिट डिपेंडेंट व्यक्ति को मिलेगा। और दूसरा, आप देखें, मतलब एक नॉर्मल सी बात हो सकती है कि जो इंडिविजुअल पैसे जमा करा रहा है डिपेंडेंट के लिए, ऐसा हो सकता है कि वो इंडिविजुअल की डेथ हो जाए, तो उस सिचुएशन में फिर उन पैसों का क्या होगा। तो आप डिपेंडेंट व्यक्ति को नॉमिनी अपॉइंट कर दें या किसी और व्यक्ति को या किसी ट्रस्ट को नॉमिनी अपॉइंट कर दें फॉर द बेनिफिट ऑफ डिपेंडेंट, कि आप लिख दें अपनी स्कीम में कि हम, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो इस व्यक्ति को मैं नॉमिनी अपॉइंट करता हूं और इसको अधिकार है पैसे निकाल के डिपेंडेंट के बेनिफिट में यूज़ कर सकता है। आपको देखो डिडक्शन मिल रही है डिपेंडेंट के नाम की, तो आपको उसको ही बेनिफिट देने होंगे स्कीम के, और अगर आप नहीं रहते हैं तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि वो बेनिफिट उस तक पहुँचे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि एसएससी मस्ट नॉमिनेट ईदर द डिपेंडेंट डिसेबल्ड और अदर पर्सन और ट्रस्ट टू रिसीव पेमेंट ऑन हिज बिहाफ फॉर द बेनिफिट ऑफ सच डिपेंडेंट। अब ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर एक्स पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति पैसे डिपॉजिट करा रहा है, और जो डिसेबल्ड पर्सन है जिसके लिए पैसे जमा कराए जा रहे हैं उसकी डेथ पहले हो जाए। अब अगर डिसेबल्ड पर्सन की डेथ पहले हो जाए तो वो पैसों का उपयोग डिसेबल्ड पर्सन के लिए तो हुआ ही नहीं, लेकिन आपको डिडक्शन मिल चुकी है। तो इनकम टैक्स के जो सेक्शंस हैं, जो 80 DD है, वो बोलता है कि अगर डिसेबल्ड पर्सन की डेथ पहले हो जाती है तो फिर जो आपने पैसा डिपॉजिट किया था वो सब आपकी इनकम बन जाएगा, क्योंकि हमने आपको उसकी डायरेक्शन दी है, इसलिए वो आपकी इनकम बन जाएगा। कब? जब वो पैसा आपको रिसीव होगा। ठीक है, तो आखिरी पॉइंट है, देखें, तो इफ़ द डिपेंडेंट डिसेबल्ड प्रीडिसीजेस सच इंडिविजुअल और मेंबर ऑफ HUF, the amount deposited in the scheme shall be deemed to be the income of assessee, assessee मतलब जिसने डिडक्शन ली थी उसकी इनकम माना जाएगा, of the previous year in which such amount is received। ठीक है, तो ये 80 DD ख़त्म होता है। मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF डिडक्शन ले सकता है। इंडिविजुअल अपने लिए तो नहीं, अपने लिए तो ATU में डिडक्शन लेगा, अपने स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स के लिए जो होली एंड मेनली उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं और उन्होंने ATU की डायरेक्शन नहीं ली है खुद के नाम की, उनके लिए डायरेक्शन ले सकता है। ऐसे ही HUF अपने मेंबर की डायरेक्शन ले सकता है। एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है कि जो असेसी डायरेक्शन क्लेम कर रहा है, ठीक है, जैसे आप डायरेक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आपका रेसिडेंट होना ज़रूरी है। आप जिसके लिए डायरेक्शन क्लेम कर रहे हैं, जैसे आपके स्पाउस हैं, चिल्ड्रन हैं, ये लोग नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं। असेसी मीन समझ रहे हैं आप, जो डायरेक्शन क्लेम कर रहा है उसका रेसिडेंट होना जरूरी है। ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DD। ऐसा नहीं बोला गया कि जिस स्पाउस के लिए को आप मेंटेन कर रहे हैं, जिस चाइल्ड को आप मेंटेन कर रहे हैं, वो रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, इतना ट्रिकी, इतना टेक्निकल पूछते नहीं हैं, लेकिन आपको पता हो तो अच्छी बात है। तो हम इसका रिकैप कर रहे थे कि रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, किन के लिए डिडक्शन ले सकते हैं हमने बात कर ली। किस चीज़ की डिडक्शन होगी, किस तरीके का पेमेंट होगा, तो या तो मेडिकल एक्सपेंडिचर, नर्सिंग पे आपने खर्च किया होगा या आपने डिपॉजिट किया होगा। डिडक्शन कितनी होगी? 75,000 और 1,25,000 इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। 1,25,000 तब होगी जब डिसेबिलिटी सीवियर हो, यानी 80% से ज़्यादा हो। फिर हमने बात की कि जो भी स्कीम है वो डिपेंडेंट के फेवर में होनी चाहिए, प्लस हमें उस डिपेंडेंट को या अदर पर्सन को या ट्रस्ट को नॉमिनी बनाना है ताकि हमारे जाने के बाद वो बेनिफिट डिसेबल्ड पर्सन तक पहुंचा सकें। ऐसा अगर होता है कि डिसेबल्ड पर्सन की डेथ पहले हो जाती है तो जो असेसी है उसने जो पैसा डिपॉजिट करा था वो उसकी इनकम माना जाएगा उस प्रीवियस ईयर का, जब उसको वो पैसा रिसीव होगा। और आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जमा करना होगा, और अगर आपको लगता है उसको बार बार चेंज कराने की ज़रूरत है तो आपको बार बार फ्रेश सर्टिफिकेट जमा करना होगा टू कंटिन्यू टू क्लेम डिडक्शन। ओके, चूँकि हमने इसमें टाइम लगाया है तो 80U आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखें 80U क्या बोल रहा है। डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी,
अब यहाँ अगर खुद ही पर्सन डिसेबल्ड है तो वो भी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। एलिजिबल पर्सन कौन है? रेसिडेंट इंडिविजुअल। अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या है? 75,000 और 1,25,000 अगर सिविल डिसेबिलिटी है तो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बिल्कुल फर्निश करना पड़ेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड फ्रेश सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद रिटर्न ऑफ इनकम, तो आपको बार बार बनवा के सबमिट करना होगा। ठीक है, देखें एक क्वेश्चन करते हैं इसका, ISI का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 8। क्लास नोट्स में सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं स्टडी मटेरियल के और इसी सीक्वेंस में। ठीक है, तो आप अगर बुक से भी, जो लोग देख रहे हैं, जो क्लास के नोट्स जो बुक आपको दी गई उससे अगर देख रहे हैं आप, तो आप इस चैप्टर में इसी पेज इसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन मिलेंगे स्टडी मटेरियल के। इसमें लिखा हुआ है मिस्टर एक्स इज़ अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है। ही डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 50,000 विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एवरी ईयर फॉर मेंटेनेंस ऑफ हिज हैंडीकैप्ड ग्रैंडफादर हु इज़ होली डिपेंडेंट अपॉन हिम। एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है, ओके, एलिजिबल पर्सन है, वो पैसा डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्कीम में, ये भी ठीक है। फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप्ड ग्रैंडफादर, तो वो उसके ग्रैंडफादर डिसेबल्ड हैं, उनकी मेंटेनेंस कर रहा है, ठीक है, लेकिन ग्रैंडफादर डिपेंडेंट की डेफिनेशन में कवर नहीं है। कौन कौन कवर है? स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो सिंस द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय मिस्टर एक्स वाज फॉर हिज ग्रैंडफादर, he will not be allowed by any deduction under section 80 DD. The deduction is available if the individual assessee incurs any expense for dependent disabled person. Grandfather does not come within the definition of dependent. अगला क्वेश्चन है illustration 9. What will be the deduction if Mr. X had made this deposit for his dependent father? पता है कि अब फादर कवर है, बिल्कुल पेरेंट्स कवर हैं और डिपेंडेंट हैं, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी। Since the expense was incurred for dependent disabled person, Mr. X will be entitled to claim deduction. क्या 50,000 रुपये जमा करे तो 50,000 रुपये की डिडक्शन मिलेगी उसको? नहीं, डिडक्शन विल बी अलाउड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, तो उसको 75,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड। इन केस हिज फादर हैज़ सीवियर डिसेबिलिटी, उनको सीवियर डिसेबिलिटी होगी तो डिडक्शन वुड बी 1,25,000, तो 1,25,000 रुपये की डायरेक्शन मिल जाएगी। देखिए हम इसके बाद अगला सेक्शन जो डिस्कस कर रहे हैं वो है 80 DDB। 80 देखिए, इनको थोड़ा सा याद रखने के लिए मैं बता देता हूँ। 80 DD को आप ऐसे देख सकते हैं, डिपेंडेंट डिसेबल्ड। आप नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिपेंडेंट डिसेबल्ड, ऐसे ही जब आप देखेंगे 80 DDB, बस ये निमोनिक है आपको याद करने के लिए, तो बी फॉर बीमार समझ लें, डी फॉर डिपेंडेंट और बी फॉर बीमार, यानी डिसीज़ है उसको। तो सेक्शन 80 DD भी बात करता है डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज और एलिमेंट। अब इस केस में अगेन कौन कौन से लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? इंडिविजुअल और HAF। देखें, एक इंडिविजुअल HAF डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर इंडिविजुअल के केस में अगर वो खुद ही फॉर हिमसेल्फ और फॉर स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर। तो अगर इंडिविजुअल खुद स्पेसिफाइड डिसीज से परेशान है, उसको स्पेसिफाइड डिसीज़ है, या उसके स्पाउस, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर या चिल्ड्रन को स्पेसिफाइड डिसीज़ है, ऐसे स्पाउस, पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर जो कि उसके ऊपर होली और मेनली डिपेंडेंट है, या फिर HAF का कोई भी मेंबर अगर स्पेसिफाइड डिसीज़ है और इंडिविजुअल या HAF उनके लिए जो डिपेंडेंट हैं या इंडिविजुअल खुद के लिए अगर ट्रीटमेंट कराता है उस स्पेसिफाइड डिसीज़ का, तो ट्रीटमेंट पे जो एक्सपेंडिचर होगा वो एक्सपेंडिचर उसको डिडक्शन के रूप में अलाउ हो जाएगा। देखें, ये पर्सनल एक्सपेंस है, ये कोई बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है कि आपको PGP हेड में अलाउ हो जाएगा। ये पर्सनल खर्चे हैं और पर्सनल खर्चों की एक्सपेंडिचर अलाउड नॉर्मली नहीं होते हैं, इसलिए उनको नॉर्मली क्या होते ही नहीं है, इसलिए उसको डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ कर रहे हैं कि आप अपने ट्रीटमेंट पे, स्पेसिफाइड डिसीज़ के ट्रीटमेंट पे खर्च करोगे तो हम आपको अलाउ कर देंगे।
तो एलिजिबल एसएससी कौन है? रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ। और नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डिसीज फॉर हिमसेल्फ और फॉर डिपेंडेंट्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ में इंडिविजुअल खुद के लिए, डिपेंडेंट के लिए, एचयूएफ अपने मेंबर डिपेंडेंट है जो उसके उनके लिए ट्रीटमेंट करा सकता है। कितना खर्चा लाभ हो जाएगा? तो क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या होगा? एक्चुअल एक्सपेंस। सपोज आपने खर्च किए 2 लाख। दूसरा मैक्सिमम 40,000 1 लाख। तो अगर जिसका इलाज हो रहा है, जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, वो उसकी एज नॉर्मल है, तो 40,000 रुपये तक का खर्च लाभ हो जाएगा मैक्सिमम। ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये मैक्सिमम है। अगर वो सीनियर सिटीज़न है तो 1 लाख रुपए तक का खर्चा अलाउ हो जाएगा उसके ट्रीटमेंट का। अब सपोज करें अपने केस में एक सीनियर सिटीज़न का हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं और 2 लाख रुपए का खर्च हो गया, तो कितना अलाउ हो जाएगा? 2 लाख और 1 लाख, कितना? केवल 1 लाख अलाउ हो पाएगा मैक्सिमम। अगर हम जिसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं सपोज उसकी एज 28 साल है, तो उस केस में क्या होगा? और सपोज करें कि एक्सपेंस हुआ है 1.5 लाख रुपए का, तो 1.5 लाख रुपए का एक्सपेंस हुआ है, लेकिन मैक्सिमम कितना अलाउ हो पाएगा? 40,000। तो 40,000 का खर्चा अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर स्पेसिफाइड डिसीज़ है उसको उनका ट्रीटमेंट कराते हैं तो नॉर्मली 40,000 और सीनियर सिटीजन के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल सकती है। 1 लाख रुपए तक। तो एक्चुअल और मैक्सिमम कंपेयर करना है। तो 1.5 लाख रुपए खर्च किए लेकिन 28 साल की उम्र है, तो 40,000 की ही डिडक्शन मिल पाएगी। उसमें से भी सेक्शन बोलता है TDD भी कि आप माइनस कर दें अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी और रीएम्बर्स बाय एम्प्लॉयर। अब अगर आपका इंश्योरेंस था और आपको 10,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से ट्रीटमेंट के लिए मिल गए हैं, तो आपको और कितनी डिडक्शन मिलेगी? 30,000। अगर आपको पूरा 40,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया है तो आपको कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब आपको डिसीज़ प्रिस्क्राइब्ड है और आप ट्रीटमेंट कहाँ करा रहे हैं, कितना खर्च कर दिया है, इस पे कंट्रोल करने के लिए जो सेक्शन में एक पॉइंट, एक कंडीशन डाली गई वो ये है कि नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अनलेस द असेसी ऑब्टेन्स द प्रिस्क्रिप्शन फॉर सच मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड स्पेशलिस्ट। आपको स्पेशलिस्ट से प्रिस्क्रिप्शन पर्चा बनाना पड़ेगा और फिर आप ट्रीटमेंट कराएं तो हम खर्चा आपको अलाउ करेंगे। आप ऐसे कहीं भी किसी भी झोला छाप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा लें पर आप सोचें कि ये सारा खर्चा हमें डिडक्शन दे दें, तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। आपको स्पेशलिस्ट से क्या कराना पड़ेगा? ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये कंडीशन यहाँ लिखी हुई है कि आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप न्यूरोलॉजिस्ट या फिर हेमेटोलॉजिस्ट, आपको स्पेशलिस्ट से प्रिस्क्रिप्शन लेना होगा, तभी हम आपको डिडक्शन देंगे। तो 80DDB में हमने पढ़ा कि अगर कोई बीमार है यानी स्पेसिफाइड डिसीज़ है उसको, तो उसके संबंध में इंडिविजुअल और एचयूएफ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इंडिविजुअल खुद के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकता है। कितनी डिडक्शन? तो जो एक्चुअल एक्सपेंस है और 40,000 या 1 लाख। 1 लाख सीनियर सिटीजन के केस में, अदरवाइज 40,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। उसमें से भी उतना अमाउंट माइनस कर देंगे जितना उसको इंश्योरेंस कंपनी से या एम्प्लॉयर से रिकवर हो गया होगा। ठीक है, ओके। अगला सेक्शन है सेक्शन 80E और सेक्शन 80 है डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। E फॉर एजुकेशन, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, E फॉर एजुकेशन। ये केवल रटने का तरीका है, ये कोई समझाने वाली बात नहीं कि E फॉर एजुकेशन। तो डबल E फॉर क्या? डबल एजुकेशन। नहीं तो मतलब ये बस आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं, तो बस थोड़ा सा याद रखने के लिए E फॉर एजुकेशन। तो डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। देखें, एजुकेशन लोन आपने लिया है अगर 12th के बाद की पढ़ाई के लिए और आप उस पर ब्याज चुका रहे हैं, तो जितना भी ब्याज आप चुका रहे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो सारा ब्याज की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सपोज़ आपके पिताजी की इनकम है 10 लाख रुपए, उन्होंने आपकी आफ्टर 12th की जो पढ़ाई CA, BCom, MCom के लिए लोन लिया हुआ है। अब उस लोन के ऊपर वो 3 लाख रुपए का ब्याज हर एक साल चुका रहे हैं, तो उनकी 10 लाख की इनकम में से उनको 80E में कितनी डिडक्शन मिलती जाएगी? 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख मिलती जाएगी।
सर आफ्टर 12th ही क्यों कवर किया गया, 12th के पहले की पढ़ाई के लिए लोन लें तो देखें 12th की पहले की पढ़ाई सरकार फ्री में कराती है, मुफ्त पढ़ाई कराती है। 5वीं तक गवर्नमेंट स्कूल हैं, फिर 8वीं तक गवर्नमेंट स्कूल है, 12वीं तक आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो जब सरकार आपको फ्री में पढ़ा रही है तो वो आपको और एडिशनल बेनिफिट क्यों देगी कि नहीं आप कहीं और जाके पढ़ो, फिर लोन लेके पैसे फीस चुकाओ, फिर ब्याज की छूट हम फिर से आपको देंगे। मतलब हम स्कूल भी खोलें पैसे खर्च करके और आपके ब्याज की डिडक्शन भी आपको अलग से दें अगर आप प्राइवेट में पढ़ें। तो उन्होंने बोला कि नहीं 12th तक तो नहीं, वो तो सरकारी स्कूल हैं। आफ्टर 12th अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने एजुकेशन लोन लिया है, उस पर आप जो भी ब्याज चुकाएंगे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं, सारा ब्याज आपको हम अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम एलिजिबल एसएससी कौन है। एलिजिबल एसएससी का मतलब डिडक्शन कौन क्लेम कर सकता है, इंडिविजुअल, अब चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट। मैं आपको एक लिस्ट बना दूंगा जिसमें लिखा होगा कि कौन किन किन केसेस में रेसिडेंट ओनली कवर किए गए हैं, किन केसेस में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों कवर हैं। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट पे करना है अपने एजुकेशन लोन से, ठीक है, और वो भी आपकी टैक्सेबल इनकम, आपके पास टैक्सेबल इनकम हो उसमें से आप ब्याज चुकाए हो तो उसकी आपको छूट देंगे। सवाल ये है कि लोन कहाँ से लिया गया हो, तो एजुकेशन लोन शुड बी टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बैंक से ले सकते हैं आप, या फिर अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, आप किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो कि अप्रूव्ड है वहाँ से लोन ले सकते हैं। कहाँ से लोन ले सकते हैं एक बार रिपीट कर लें, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं या फिर अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से। देखें ये फास्ट ट्रैक के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, तो इसका एक रिवीजन मिलेगा आपको जिसमें केवल 5 से 8 मिनट में ये सारा जो आज की क्लास है वो कवर हो जाएगी। तो आप रिवीजन के लिए अलग से देख सकते हैं, और जब भी हमें लेक्चर ख़त्म करेंगे मैं एक बार पूरा रिकैप आपको फिर से करा दूंगा। तो देखें लोन कहाँ से लिया हो आपने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से, और लोन किसकी पढ़ाई के लिए लिया हो, या तो आपने खुद की पढ़ाई के लिए लिया हो या फिर आप ले सकते हैं। देखें ये बेनिफिट केवल इंडिविजुअल को है, क्या एचयूएफ लोन ले सकती है एजुकेशन के लिए और डिडक्शन मिल जाएगी, नहीं, एचयूएफ को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, केवल इंडिविजुअल को। तो इंडिविजुअल खुद की पढ़ाई के लिए लोन ले सकता है, ठीक है, फॉर हिज हर हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन ऑफ स्पाउस, अपने स्पाउस को पढ़ाना चाहता है उसके लिए लोन लिया हो, या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसने लोन लिया हो, या फिर कोई और स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए लोन लिया हो, ऐसा स्टूडेंट जिसके लिए वो लीगल गार्जियन है। किस किस के लिए पढ़ाई के लिए लोन ले सकता है, खुद की पढ़ाई के लिए, स्पाउस की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, और ऐसा किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए जिसके लिए वो लीगल गार्जियन है, उसको लोन लेना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या चैरिटेबल ट्रस्ट जो होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं, ठीक है, उनसे लेना है। तो कितनी डिडक्शन मिल जाएगी, जितना ब्याज चुकाएगा 100% ऑफ इंटरेस्ट जितना भी चुकाएगा। सर कब तक, क्या 20 साल तक वो ब्याज चुकाता रहेगा, देखो पढ़ाई के लिए लिया है, मकान या इस तरीके की चीज़ों के लिए थोड़ा ना लोन लिया है कि 20 साल 25 साल 30 साल तक चलेगा। तो पीरियड ऑफ डिडक्शन क्या है, तो इनिशियल असेसमेंट ईयर प्लस नेक्स्ट 7 असेसमेंट ईयर, 8 सालों तक डिडक्शन मिल सकती है, इनिशियल असेसमेंट ईयर प्लस नेक्स्ट 7। देखिए इनिशियल, ये थोड़ा लैंग्वेज जो सेक्शन ने यूज़ करी है वो किस तरीके की है, और अंटिल द लोन इज़ रीपेड विच एवर इज अर्लियर। मान लो आपने लोन 3 साल के लिए ही लिया है, तो 3 साल के अंदर आपने लोन चुका दिया तो आपको ब्याज कितना चुकाया होगा आपने, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, क्योंकि लोन ही चुका दिया अब तो ब्याज चुकाएंगे नहीं, तो आपको कितने 3 साल के लिए डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप लोन चुकाते हैं 10 साल बाद तो भी आपको इनिशियल ईयर प्लस 7 साल और। सर ये इनिशियल ईयर क्या है, तो इनिशियल असेसमेंट ईयर मीन्स असेसमेंट ईयर इन विच असेसी स्टार्ट पेइंग द इंटरेस्ट। जब आपने इंटरेस्ट पे करना शुरू करा वो पहला साल, और प्लस उससे और 7 साल अगर आपका लोन कंटिन्यू रहता है तो ऐसे टोटल 8 सालों तक चुकाए गए ब्याज की छूट आपको मिल जाएगी। देखिए इतना क्यों, आप आफ्टर 12th क्या करोगे, बीकॉम मतलब ग्रेजुएशन 3 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल, और कितने हो गए 5, और कोई डिप्लोमा डिग्री 6 साल, 7 साल, 8 साल, और कितने साल गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देगी, है ना, लाइफ टाइम पढ़ना थोड़ी है। तो सपोज आपने 18-19 में लोन लिया है, क्या ये है इनिशियल ईयर, नहीं, उन्होंने क्या बोला, इनिशियल असेसमेंट ईयर मींस असेसमेंट ईयर इन विच असेसी स्टार्ट्स पेइंग द इंटरेस्ट। आपने ब्याज कब से चुकाना शुरू करा, तो आपने 18-19 में मार्च में लोन लिया था सपोज, तो आपने 19-20 से पहली किस्त चुकाई है, और किस्त में जो इंस्टॉलमेंट है उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों था।
तो इनिशियल असेसमेंट ईयर वो ईयर है जब से आपने पहली बार ब्याज चुकाया, तो 19-20 इनिशियल ईयर हो जाएगा और इसके बाद के और 7 साल तक आप जो भी ब्याज चुकाओगे आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर आपने लोन का पूरा रीपेमेंट चौथे साल ही कर दिया, 4th ईयर ही, तो फिर कितना यहीं तक जो आप ब्याज चुकाओगे उसकी छूट मिल जाएगी। आपने अगर 10th ईयर में पूरा पे कर पाया लोन तो आपको इस 7 साल और जो इनिशियल ईयर था ऐसे टोटल 8 सालों के ब्याज की ही छूट मिल पाएगी। सो ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पढ़ा हमने 80E में, एक बार रिकैप कर देता हूँ। एजुकेशन लोन है, ओनली इंडिविजुअल रेसिडेंट पर्सन को ही इसकी डिडक्शन मिलती है, HUF को नहीं मिलती। इंडिविजुअल खुद के लिए, स्पाउस के लिए, अपने बच्चे के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए जिसका लीगल गार्जियन है उनके लिए लोन ले सकता है। कितना भी ब्याज चुकाए पूरा लाभ है, लेकिन इनिशियल ईयर प्लस 7 असेसमेंट ईयर तक जो ब्याज चुकाए इतने ही सालों की उसको डिडक्शन मिलेगी। जो एजुकेशन है वो आफ्टर 12th है उसके लिए लोन लेना है, ओके, क्योंकि उसके पहले की एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में मिलती है। हमारा अगला सेक्शन है 80EE और उसका अगला है 80EEA। दोनों ही सेम सेक्शन है, अलग अलग टाइम पर आए। 16-17 के लिए आया था, प्रीवियस ईयर 16-17 में आया था EE, और अभी जो अपना प्रीवियस ईयर चल रहा है 19-20 उसके लिए आया था EEA। देखो कई बार सेक्शन किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, उस पीरियड के बाद वो सेक्शन क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। गवर्नमेंट कई बार चाहती है कि हम 1-2 सालों तक बेनिफिट देना चाहते हैं, वो सेक्शन बनाते हैं। 1-2 सालों बाद वो सेक्शन ख़त्म हो जाता है, उसका ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है, उसके बेनिफिट मिलना ख़त्म हो जाते हैं, और गवर्नमेंट को लगता है नहीं हमें तो ये बेनिफिट फिर से देने हैं, तो वो फिर से सेक्शन बना देते हैं कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। तो देखो 80EE और अगला सेक्शन 80EEA, ये दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, है ना। देखो डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस सेम है। फिर क्या चेंज है सर, ये दो क्यों हैं, इसी बात को बताने के लिए मैंने यहाँ कंपैरिजन दिया है आपको 80EE और 80EEA। तो 80EE 80EEA का कंपैरिजन है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह की बातें हैं। तो बस हम पहले एक पढ़ लें तब हमें बात को समझ पाएंगे। देखिए ये बेनिफिट किसको मिल रहा है और किस तरीके का है, मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल बोल दे रहा हूँ। अगर कोई इंडिविजुअल जो कि चाहे फिर रेसिडेंट हो और या वो नॉन रेसिडेंट हो, तो अगर कोई इंडिविजुअल अपना पहला घर खरीद रहा है और वो सरकार ने जो कंडीशंस रखी हैं, अफोर्डेबल हाउसेस मतलब मीडियम साइज़ का छोटा घर खरीद रहा है और उसका वो पहला घर है, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर आप उस घर को लेने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर जो आप ब्याज चुकाओगे उस ब्याज की छूट हम दे देंगे। हमने कहा सर कितने ब्याज की छूट, तो उन्होंने बोला कि ब्याज की छूट की लिमिट है, जैसे 80EE में 50,000 की छूट मिलेगी, और अगर 80EEA में कवर हैं आप तो आपको 1.5 लाख तक के ब्याज की छूट मिलेगी। आपको जो हाउस प्रॉपर्टी हेड में छूट मिलती थी 24B में, ठीक है, SOP के केस में 2 लाख और लेट आउट के केस में अनलिमिटेड, वो तो है ही। अगर SOP है आपका मकान तो 2 लाख वो भी मिलेगी और ये भी मिलेगी, मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। तो गवर्नमेंट बोलेगी अगर आप अपना पहला घर खरीदोगे, जो कि हम मोटिवेट करना चाहते हैं खरीदो, अगर आप लोन लेके खरीदोगे तो आप जो ब्याज चुकाओगे, जो आपका ब्याज का खर्च है, उसकी हम आपको डिडक्शन दे देंगे। तो मान लो आपकी सैलरी की इनकम है 10 लाख, आपने लोन लेके मकान बनाया और उसका ब्याज हो रहा है मान लो 40,000 का ब्याज हर साल चुका रहे हैं, तो आपको 10 लाख में से 40,000 ब्याज की छूट मिलती जाएगी। बचो ही अपनी इनकम पे आपको क्या चुकाना होगा, टैक्स चुकाना होगा। तो यहाँ जो बेनिफिट सरकार दे रही है वो अफोर्डेबल हाउसेस खरीदने के लिए बेनिफिट दे रही है, ऐसा नहीं कि आप लग्जरी बंगलो बनाओ और हम आपको छूट देंगे। तो उसी हिसाब से उन्होंने कुछ कंडीशन बनाई हैं ताकि जो वो चाहते हैं वही पर्पज़ पूरा हो। तो देखना किस तरह की कंडीशन है, किस असेसी को, तो इंडिविजुअल चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, उनको मकान के संबंध में ब्याज की छूट मिलेगी। HUF को ये छूट नहीं मिलेगी, कंपनी फर्म वगैरह को ये छूट नहीं मिलेगी। किस चीज़ का पेमेंट करना है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, इंटरेस्ट पेबल ऑन हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हर बार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग बदल जाता है। यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग है बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। आपको जो लोन लेना है वो या तो बैंक से लेना है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लेना है। अगर आपने लोन NBFC से लिया तो ये डायरेक्शन नहीं मिलेगी। आपने किसी साहूकार से लोन लिया, ये डायरेक्शन नहीं मिलेगी। आपने किसी अपने दोस्त से लोन लिया और उसको ब्याज चुका रहे, डायरेक्शन नहीं मिलेगी।
आपको लोन कहाँ से लेना है, या तो बैंक से या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, ठीक है। और लोन किस पर्पज़ से लेना है, तो इंटरेस्ट पेबल ऑन हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। और अगला नोट लिखा है कि हाउस मस्ट बी अ रेसिडेंशियल हाउस, जो आपको खरीदना है वो रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए। आप हाउस रेसिडेंशियल मतलब जिसमें लोग रहते हैं, जैसे कॉमर्शियल जिसमें दुकानें खोलते हैं, तो मकान रेसिडेंशियल लेना है, ऐसा नहीं बोला कि खुद के रहने के लिए आपको घर लेना है, आपको रेसिडेंशियल हाउस लेना चाहिए। हाउस रेसिडेंशियल नेचर का हो, आप उसमें खुद रहें मतलब सेल्फ ऑक्यूपाई कर लें, या आप उसको लेट आउट कर दें या खाली पड़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेचर जो है हाउस प्रॉपर्टी का वो रेसिडेंशियल होना चाहिए, वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो हाउस मस्ट बी अ रेसिडेंशियल हाउस, इट कैन बी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और लेट आउट प्रॉपर्टी। आप उसमें खुद रह सकते हैं, आप उसको किराए पर दे सकते हैं। आप जो हर साल ब्याज चुकाएंगे 50,000 रुपये तक की आपको डिडक्शन मिलती जाएगी। कब तक, जब तक आप पूरा लोन ना चुका दें। नॉर्मली जो हाउसिंग लोन है वो 15 साल, 18 साल, 20 साल, 10 साल इनके लिए लिए जाते हैं, तो ओबियसली लंबे लोन है ना। तो आप जब तक ब्याज चुकाते रहेंगे हम आपको छूट देते रहेंगे, लेकिन हर साल ब्याज की छूट 80EE में 50,000 तक मिलेगी। लेकिन एक खुशखबरी की बात है कि दिस डिडक्शन, जो डिडक्शन है, दिस डिडक्शन इज ओवर एंड अबव द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। क्या मतलब सर, बिल्कुल आराम से समझते हैं। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर प्रीवियस ईयर 1920, आपने 2,80,000 का ब्याज चुका है हाउसिंग लोन पे, और हाउस आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है फॉर 80EE सेटिस्फाइड। सपोज आप मान लें कि सारी कंडीशन पूरी कर दी हैं आपने लोन लेके एक मकान खरीदा है, लोन आपको जब भी लेना था सारी कंडीशंस आपने पूरी कर दी हैं, आप 2,80,000 का ब्याज चुका रहे हैं। अब क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख रुपए तक का ब्याज तो आप 24B में हाउस प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकते हैं। अब कितना बचा आपका 280 में से, तो 280 में से 2 लाख तो आपने क्लेम कर लिया, और कितना बचा 80,000। तो आप 80,000 तो नहीं कर सकते, लेकिन 80EE में 50,000 तक का और क्लेम कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको 2.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी सेल्फ ऑक्यूपाइड में, ठीक है, अगर 80EE की कंडीशंस पूरी हैं तो। बिल्कुल बताऊंगा क्या है कंडीशन। अगर आपका प्रॉपर्टी लेट आउट हो, लेट आउट प्रॉपर्टी हो, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर प्रीवियस ईयर 1920, मान लो 4,80,000 का लोन है, ब्याज है आपका, ऑल टर्म्स एंड कंडीशन आर सेटिस्फाई फॉर 80EE। अब देखें लेट आउट प्रॉपर्टी अगर आपकी, तो आपको 24B में ही पूरी डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि लेट आउट में तो ब्याज की डिडक्शन की लिमिट ही नहीं है, तो आपको 80EE यूज़ ही नहीं करना होगा, ठीक है। तो अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो फिर क्या होता है, जो 2 लाख की आपको वहाँ डिडक्शन मिल जाती है उसके ऊपर आप यहाँ भी क्लेम कर सकते हैं। अब आखिर क्या हैं वो कंडीशंस, तो बोल रहे हैं कि मकान, अफोर्डेबल मकान, हाउसेस खरीदने के लिए ही हम आपके लिए स्कीम लाए हैं। तो आपके जो मकान की वैल्यू है वो 50 लाख से ज़्यादा ना हो, मतलब आपने जो मकान ख़रीदा है उसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपका लोन का अमाउंट 35 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब लगभग 35 लाख रुपए तक का आप लोन ले लो, थोड़ा अपने जेब से लगाओ, आप मकान बना लो। आप तो 20 लाख का लोन ले लो, 20 लाख का मकान बना लो, बेनिफिट मिल जाएगा। 30 लाख का लोन ले लो, 30 लाख का मकान बना लो, तो भी बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि 50 लाख से कम की वैल्यू है और 35 लाख से कम का लोन है। आप 35 लाख का लोन ले लो, 35 लाख का मकान बना लो, बेनिफिट मिल जाएगा। आप 35 लाख का लोन ले लो, 5 लाख अपने जेब से लगा के 40 लाख का मकान बना लो, तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपका लोन 38 लाख रुपए का हो गया, 38 लैक्स का हो गया, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने 30 लाख का लोन लिया और 60 लाख का मकान बनाया है, 30 अपने जेब से लगाए, तो भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। मकान की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लोन का अमाउंट 35 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो ज़्यादा याद रखने की कंडीशन है वो है लोन शुड बी सैंक्शन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 16-17। ये सेक्शन 16-17 के लिए आया था। तो अगर आपने, बहुत ध्यान से समझना, अगर आपने, ये आपका ईयर है 16-17, आपने यहाँ लोन ले लिया और मान लो आपने यहाँ 10 लाख रुपए का लोन लिया एट 12%, तो फिर
आप जो इसका ब्याज चुका रहे हैं 1,20,000, मान लो आपने लिया है 15 ईयर के लिए, तो आप इसका जो ब्याज चुका रहे हैं 1,20,000, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 1,20, मान लो आपने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई, आपने चुकाई होगी तो आप ईएमआई में देख सकते हैं कि कितना ब्याज का पोर्शन था, कितना प्रिंसिपल का। ये कोई टफ बात नहीं है ना। आप अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं ईएमआई कैलकुलेटर, प्ले स्टोर से जाके उसमें भी आप देख सकते हैं जब आप इंस्टॉलमेंट चुकाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट कितना होता है, प्रिंसिपल का एलिमेंट कितना होता है। तो देखें, लोन आपने लिया हो 16-17 में तो आपको डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन 19-20 में भी मिल सकती है। लोन 16-17 में लिया हो, हमने कहा हाँ सर हमने ले लिया था, ठीक है, अब आप उसका ब्याज तो चुकाते रहोगे ना 15 साल तक, हाँ, तो डिडक्शन आप 15 साल तक ले सकते हो। कितने अमाउंट की? इस सेक्शन में 50,000 तक की हर एक साल, ठीक है। तो पहली कंडीशन है मकान 50 लाख से ज़्यादा का ना होना चाहिए, लोन 35 लाख से ज़्यादा ना होना चाहिए, लोन 16-17 में सेंक्शन हो गया हो। देखिए, सेंक्शन होना और डिसबर्स होना अलग बात है। हो सकता है लोन 16-17 में सेंक्शन हो गया हो, ठीक है, सेंक्शन लेटर आ जाता है, देखिए आपके अकाउंट में जो डिसबर्स हुआ है वो 17-18 में हुआ हो, ठीक है, और सेंक्शन कब हुआ हो? 16-17 में। मतलब आपको परमिशन मिल गई हो, आपका लोन पास हो गया हो 16-17 में, आपको लेटर भी आ गया हो कि आपका लोन पास हो गया है, लेकिन आपके अकाउंट में मान लो 2 अप्रैल 2017 को आया, यहाँ कहीं आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें डिस्बर्समेंट नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? सेंक्शन कब हुआ है। सेंक्शन 16-17 में हुआ हो, पर आप उस पर जो भी ब्याज चुकाते जाओगे, जब तक भी चुकाओगे डायरेक्शन मिलती रहेगी 50,000 रुपये पर एनम पर। और चौथी कंडीशन है कि द असेसी डज नॉट ओन एनी अदर रेसिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सेंक्शन ऑफ लोन, यानी असेसी का पहला घर होना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आई? मैं पूरा समझा देता हूँ। 80EE, अगर आपने 16-17 में मकान खरीदने के लिए लोन सेंक्शन करा लिया था तो आप उस पर जो ब्याज चुकाए जा रहे हैं 50,000 रुपये हर एक साल आपको छूट मिल जाएगी, वो भी ओवर एंड अबव दी डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिलनी है, उसके अलावा आपको मिल जाएगी। अब आपका लोन ही सपोज 1,80,000 रुपये का, ब्याज ही आपका 180 है, तो आपको हाउस प्रॉपर्टी में ही डिडक्शन पूरी मिल जाएगी। क्या ऐसा होगा कि 180 की डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी मिल जाए और 50,000 और मिल जाए? बिल्कुल भी नहीं। एक ही अमाउंट की 2 बार डिडक्शन नहीं मिलेगी, 2 सेक्शन मिल सकती है। मतलब अगर आपकी 3 लाख रुपए आपने ब्याज चुकाया है और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 2 लाख एसओपी में क्लेम कर लो, 50,000 यहाँ क्लेम कर लो, बचे हुए 50,000 लैप्स हो जाएंगे। ओके, आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हों आप 2 मिनट, और 2 मिनट मतलब बस कुछ सेकेंड्स के लिए, और फिर हम कंपेयर करते हैं 80EE क्या है। ठीक है, देखिए 80EE सिमिलर सेक्शन है। मैं पहले कंपैरिजन दिखा देता हूँ आपको। दोनों रेसिडेंशियल हाउस के लिए जो लोन लिया है उस पर ब्याज की बात करते हैं। अंतर यह है कि अगर आपका लोन सेंक्शन हो गया हो 16-17 में तो 80EE लगेगा, अगर आपका लोन सेंक्शन हुआ है 19-20 में तो 80EE लगेगा। कुछ कंडीशंस में अंतर है। 80EE बोलता है कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो 50 लाख से ज़्यादा की ना हो। देखो मैं आपको 80EE डिटेल में बताऊंगा, मैं एक बार कंपैरिजन बता दूं ताकि सिंपल लगे। उसका ये कहना है कि आपका जो लोन है वो 50 लाख से ज़्यादा ना हो, जबकि 80EE में अगर आप आते हैं, आपने 19-20 में लोन सेंक्शन कराया है तो आपका मकान की वैल्यू, तो आपके मकान की वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 80EE बोलता था कि आपका लोन अमाउंट 35 लाख से ज़्यादा ना हो। 80EE में लोन अमाउंट के संबंध में कोई बात नहीं कही गई, नॉट स्पेसिफाइड। 80EE में डिडक्शन 50,000 रुपये पर एनम मिला करती थी, लेकिन 80EE अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको 1.5 लाख रुपये पर एनम तक की डिडक्शन मिल जाएगी। ये भी हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिलती है, उसके अलावा ही है। दोनों केसेस में मकान पहला ही होना चाहिए, या तो आप 80EE चुनोगे या आप 80EE चुनोगे, क्योंकि अगर आपने 80EE चुन लिया पहले ही, है ना, आपको थोड़ी ना पता था 80EE नाम का ऑप्शन आएगा, तो जो लोग 80EE का बेनिफिट ले चुके हैं उनको 80EE का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो या तो आपने तब पहला मकान लिया होगा या आप अब पहला मकान ले रहे हैं ना, तब पहला मकान लिया होगा 80EE में छूट मिली होगी। आज अगर आप मकान ले रहे हैं लोन लेके 19-20 में तो, और पहला मकान है तो आपको 80EE में मिल जाएगी। पीरियड ऑफ इंटरेस्ट की कोई लिमिट थी नहीं, आप जब तक ब्याज चुकाओ। देखना ये बिल्कुल सरल है। 80EE इंडिविजुअल को मिलता है बेनिफिट, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो।
चुकाना क्या है आपको, सेम एज ATEE, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। NBFC नहीं चलेगा, पर्सनल लोगों से लोन लिया है, रिलेटिव से लोन लिया है, बिल्कुल नहीं चलेगा। डिडक्शन कब तक मिलेगी, जब तक आप पूरा लोन रीपे ना कर दें। कितनी डिडक्शन मिलेगी, 1.5 लाख रुपए तक मिलेगी, वहाँ कितनी मिलती थी, 50,000। और दिस डिडक्शन इज ओवर एंड अबव द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सेम है, बस मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है, वहाँ दो लिए, सेम है बातें। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 4,20,000 का है, ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ATEE आर सेटिस्फाइड। तो फिर क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड में हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिल जाएगी 2 लाख। कितना बचा आपका, 420 में से 2 लाख हटा दो, 220। लेकिन आपको ATEE में मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख आपको यहाँ मिल जाएगी। 3.5 लाख रुपए तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, अब ATEE ए क्लेम करने के लिए कंडीशंस क्या हैं। पहला, इंडिविजुअल शुड नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम ATEE। उसने ATEE क्लेम ना किया हो, उसने तब हाउसिंग लोन सैंक्शन ना करा लिया हो। ठीक है। दूसरा, जो आपके मकान की वैल्यू हो 45 लाख से कम होनी चाहिए, जबकि ATEE में 50 लाख की लिमिट थी। लोन शुड बी सैंक्शन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग 1920। 19-20 में लोन सैंक्शन होना चाहिए, जबकि उस केस में 16-17 में लोन सैंक्शन होना चाहिए था। और द असेसी डज नॉट ओन एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन इज सेम है। ठीक है, जैसा वहाँ पर था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें बस छोटे छोटे 2 सेक्शन और करने हैं और फिर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। अच्छा, एक ये नया सेक्शन है, अमेंडमेंट है। किस संबंध में है, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखें, 2016 में एक सर्वे हुआ जहाँ ये पता चला कि पूरी दुनिया में 2% तक ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल चल रहे हैं। मतलब नॉर्मली हम पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट आ रहा है, ओजोन लेयर पे इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, गवर्नमेंट ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये चाहती है कि हम दूसरे मेजर्स अपनाएं। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से अगर व्हीकल चलाएं तो ये बहुत सारे जो पॉल्यूशन है इनसे हम बच सकते हैं, है ना, और जो हमारे रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं वो भी सेव हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने आपको प्रमोट करा कि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदें। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें, और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर आपने लोन लिया है और आप उससे ब्याज चुका रहे हो तो हम आपको ब्याज की डिडक्शन दे देंगे। अदरवाइज आप समझें, आप कार खरीदे, बाइक खरीदे, तो क्या आपको ब्याज की डिडक्शन इनकम टैक्स देगा? क्यों देगा, वो आपके शौक हैं पूरे करो। लेकिन यहाँ हम आपको चाह रहे हैं कि आपकी दिशा इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हो जाए। तो हम बोले कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं, आप लोन लेके ले रहे हैं, तो हम आपको ब्याज की छूट दे देंगे, और वो भी 1.5 लाख रुपए पर मंथ तक के ब्याज की छूट दे देंगे। अच्छा, और वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आप चाहे कॉमर्शियल पर्पज़ से खरीदो या पर्सनल, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो एलिजिबल एसएससी कौन है, इंडिविजुअल, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब वो चाहे पर्सनल यूज़ की हो, चाहे वो कॉमर्शियल यूज़ की हो। ठीक है। अब यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। तो हियर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का यहाँ मीनिंग जो है वो है बैंक्स, या तो आपको लोन कहाँ से लेना है, बैंक से, या फिर एनी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। देखें, एनबीएफसी 2 तरीके की होती हैं, एक जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं और दूसरी जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती हैं। जो पब्लिक से पैसा लेती हैं उनके ऊपर आरबीआई के ज़्यादा नॉर्म्स अप्लाई होते हैं, उनके ऊपर प्रूडेंशियल नॉर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एनबीएफसी 2 तरीके की, जो पब्लिक से डिपॉजिट लेती हैं और नहीं लेती हैं। तो वो बोल रहे हैं कि या तो आप बैंक से लोन लो या फिर एनी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, ऐसी एनबीएफसी से जो पब्लिक से डिपॉजिट लेती हैं। और जो डिपॉजिट पब्लिक से नहीं लेती हैं उन एनबीएफसी को भी आगे 2 टुकड़ों में बांटा गया है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, एनबीएफसीज 2 तरीके की होती हैं। एक डिपॉजिट लेती हैं वो
डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज और एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग, वो पब्लिक से पैसा नहीं लेते। तो या तो आप डिपॉजिट टेकिंग से लोन ले लो, चलेगा। नॉन डिपॉजिट टेकिंग में भी दो होती हैं, एक बड़ी एनबीएफसी और एक छोटी। अब बड़ी एनबीएफसी क्या होती हैं? बड़ी एनबीएफसी वो होती हैं जिनके एसेट्स, जैसे हम नेटवर्थ बोलते हैं, अप टू 500 करोड़ और मोर होते हैं। ऐसी एनबीएफसी जिनके नेट एसेट कितने हैं? 500 करोड़ या उनसे ज़्यादा है, ठीक है, तो वो बड़ी एनबीएफसीज होती हैं। इनके ऊपर भी प्रूडेंस काफ़ी हद तक लगते हैं, और सबसे कम प्रूडेंस किन पे लगेंगे? छोटी एनबीएफसी हैं, क्योंकि पब्लिक से वो पैसा भी नहीं लेते और उनका ज़्यादा टर्नओवर भी नहीं है, उनको कंट्रोल करना इतना ज़रूरी नहीं है। तो अच्छा, जो बड़ी एनबीएफसी हैं उनको हम बोलते हैं जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, नॉन डिपॉजिट सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट एनबीएफसीज। नॉन डिपॉजिट, वो डिपॉजिट नहीं लेते लेकिन इम्पोर्टेंट एनबीएफसी हैं, सिग्निफिकेंट है वो हमारे लिए। और अगली हो गई नॉन डिपॉजिट नॉन सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट एनबीएफसीज। तो देखें यहाँ क्या बोला गया है, या तो आप बैंक से लोन लो व्हीकल खरीदने के लिए, या आप एनी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से लोन लो, या फिर आप सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी यानी बड़ी एनबीएफसी से, बड़ी एनबीएफसी जो कि डिपॉजिट नहीं लेते, ठीक है। तो SIND एनबीएफसी means an NBFC which does not accept public deposit and have total assets of 500 करोड़ और more, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखना कि नॉर्मली जैसे अपन बात कर रहे थे हाउसिंग लोन की, तो हाउसिंग लोन या तो बैंक से लेना था या फिर हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से लेना था, एनबीएफसी से नहीं ले सकते थे। लेकिन व्हीकल के लिए लोन आप एनबीएफसी से ले सकते हैं, या तो वो डिपॉजिट टेकिंग हो या वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग हो, लेकिन वो सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट एनबीएफसी हो, आप उससे भी लोन ले सकते हैं, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। मैं फिर से बता दूं क्या हम डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं व्हीकल आपने ली है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ली है आपने, उसके लिए आपने लोन लिया है। लोन आपने या तो बैंक से या एनबीएफसी जो डिपॉजिट लेती है उससे लिया है, या बड़ी एनबीएफसी जो डिपॉजिट नहीं लेती उससे लिया है। उस पर आप ब्याज चुका रहे हैं, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कितने तक के ब्याज की? 1.5 लाख रुपए तक आप हर साल का ब्याज अगर चुका रहे हैं तो डिडक्शन मिलती जाएगी। कितने साल तक ब्याज की छूट मिल जाएगी? जब तक आप लोन का पेमेंट नहीं करते हैं। अगर आपका लोन 15 साल चलता है तो 15 साल तक अपने ब्याज की छूट ले सकते हैं। 20 साल चलता है तो 20 साल, 25 साल चलता है 25 साल, नॉर्मली 20 साल होता है ज़्यादा से ज़्यादा। कंडीशन क्या है? लोन शुड बी सैंक्शन ड्यूरिंग दी पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 2013। मतलब 19-20 से ये सेक्शन शुरू हो रहा है, आपने 19-20 में लोन लिया है, आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगले साल भी अगर कोई लोन लेगा तो 20-21, 21-22, 22-23 इनमें भी कोई लोन लेगा तो वो फिर तब तक डायरेक्शन लेता रहेगा जब तक वो ब्याज चुकाता रहेगा। दूसरा पॉइंट है, लोन लिया हो 1 अप्रैल 19 के बाद से, मतलब ओबियसली हमारे प्रीवियस ईयर या उसके बाद। और लोन शुड बी सैंक्शनड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज बैंक या डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी या NDSI एनबीएफसी। बस इतनी सी बात है इसमें, ओके। नया सेक्शन है, व्हीकल के लिए लोन लिया हो 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। लोन कहाँ से लेना है इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको। 2 सेक्शन और हैं छोटे छोटे, ATTTA और ATTTB, ठीक है। तो हम इनको और डिस्कस करते हैं और मैंने इनका फिर कंपैरिजन कराऊंगा आपको, ये कंपैरिजन, और इसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। देखिए ATTTA डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, ये पुराना सेक्शन है और ATTT भी पिछले साल आया है। तो ये सेक्शन बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल या HUF, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, अगर ब्याज कमाते हैं सेविंग अकाउंट पे, FD पे नहीं, रेकरिंग डिपॉजिट पे नहीं, टर्म डिपॉजिट पे नहीं, टर्म डिपॉजिट और FD एक ही चीज़ होती हैं, तो अगर वो सेविंग अकाउंट जो कि उन्होंने बैंकिंग कंपनी के पास या कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा रखा है, देखिए आप सेविंग अकाउंट खुला है आपका या तो पोस्ट ऑफिस में या फिर कोऑपरेटिव बैंक में या फिर बैंक्स में, नॉर्मल बैंक्स में, आपको वहाँ से ब्याज की इनकम आती है।
तो जो आपकी ब्याज की इनकम है वो पहले तो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी क्योंकि वो इनकम है, और फिर आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी 80 TTE में। लेकिन डिडक्शन जब हमने शुरू किया था अपना पहला लेक्चर, तो मैंने बताया कि डिडक्शन कितनी चीज़ों के लिए मिलती है। डिडक्शन एक्सपेंसेस के लिए भी मिलती हैं, जैसे हाउसिंग लोन पे ब्याज चुकाया, व्हीकल के लिए लोन लिया उस पर ब्याज चुकाया, एजुकेशन लोन लिया उस पर ब्याज चुकाया, आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, प्रोविडेंट फंड जमा किया, तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स और एक्सपेंसेस। और फिर हमने पढ़ा था डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। तो यहाँ इनकम की डिडक्शन मिल रही है। जब भी इनकम की डिडक्शन मिलती है तो हमें जो इनकम हुई है पहले हम उसको ऐड कर लेंगे कि हमारी इनकम है, और फिर उसको हम क्या करेंगे डिडक्शन के रूप में माइनस। तो अगर कोई इंडिविजुअल HUF हैं, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, और उनका सेविंग अकाउंट खुला है बैंकिंग कंपनी में, कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, और आप उस पर ब्याज कमाते हैं, तो पहले तो सारा ब्याज हम इनकम में जोड़ देंगे। मान लो उन्होंने 50,000 का ब्याज कमाया, 40,000 का ब्याज कमाया, तो उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जितना भी 40,000 कमाया 40,000 जोड़ देंगे, उनकी GTI आ जाएगी बाकी इनकम जोड़ के, और फिर हम उनको डिडक्शन दे देंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA कितना 10,000 रुपये तक की डिडक्शन अलाउड है, और कितने टोटल इनकम बन जाएगी 30,000। डिडक्शन और एग्जेम्पशन में अंतर होता है। एग्जेम्पशन कभी इनकम में जोड़ी ही नहीं जाती, जो इनकम एग्जाम्प्ट है वो कभी जोड़ी नहीं जाएगी। डिडक्शन के केस में क्या होता है, ऐसी इनकम जिनकी डिडक्शन मिल रही है, तो चूंकि इनकम है तो पहले उनको जोड़ो और फिर डिडक्शन मिल रही है तो माइनस करो, ठीक है। और अगर कोई एक्सपेंस के संबंध में डिडक्शन मिल रही है, मान लो मेरी सैलरी 10 लाख है, अब उसमें से मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया मान लो 1 लाख, तो क्या ये मेरी 1 लाख इनकम है? नहीं, तो मेरी 10 लाख की इनकम में से ही तो मैंने 1 लाख चुकाया, तो मेरी इनकम 10 लाख माइनस जो डिडक्शन मिली लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की TC में वो हटा दिया 1 लाख। लेकिन मुझे कोई इनकम आ रही है फिर डिडक्शन मिल रही है, तो पहले उसको जोड़ो फिर उसको माइनस करो, सही है। तो देखें क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना है, अप टू 10,000। एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत छोटा सेक्शन है। इंडिविजुअल HUF चाहे रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, ठीक है, उन्होंने सेविंग अकाउंट पे ब्याज कमाया है, उनको 10,000 तक की डिडक्शन मिल जाएगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है सेविंग का, तो आपको एक और बेनिफिट होता है, एग्जेम्पशन ऑफ 3500 इज ऑल्सो अवेलेबल अंडर सेक्शन 10(15)(1)। आपको 3500 रुपये की तो मिलती है एग्जेम्पशन और 10,000 तक की मिलती है डिडक्शन। देखो मैं इसका एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। मिस्टर ए जिनकी उम्र 28 साल है, अर्नड इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस, उनको 18,000 का ब्याज मिला है पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से। कहाँ से? पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से। अब देखना कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम क्या होगा, तो उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो कि इंटरेस्ट की इनकम है कितनी होगी 18,000। अब पोस्ट ऑफिस के केस में 3500 की तो मिलती है एग्जेम्पशन 10(15)(1) में, तो 3500 की तो एग्जेम्पशन मिल गई। एग्जेम्पशन कभी इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, इसलिए इनकम कितनी बची 14,500। अब मिलेगी ये आ गई GTI और भी जो इनकम होगी जोड़ के GTI आ गई 14,500। अब उनको मिलेगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA, वो मिलेगी 10,000 और टोटल इनकम कितनी बचेगी 4,500। ओके, बस हमारा आखिरी सेक्शन। यहाँ मैंने एक लाइन रीड नहीं की है, जो क्या लिखी है मैं समझाता हूँ। अगर कोई सीनियर सिटीज़न है तो उसके लिए अलग से सेक्शन बनाया गया 80 TTB, और चूंकि उसके लिए अलग से एक सेक्शन बनाया गया 80 TTB, इसलिए उसको 80 TTA की डिडक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 80 TTB में ज़्यादा फायदा है, ठीक है। तो जो भी सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन कहलाते हैं जो कि इंडिविजुअल जो कि रेसिडेंट हों प्लस जो 60 साल या उससे ज़्यादा के हों। आप एक सवाल का आंसर दें, एक व्यक्ति नॉन रेसिडेंट है और 65 साल का है, क्या वो सीनियर सिटीजन कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट 65 ईयर, क्या ये सीनियर सिटीजन है? बोलें, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या इसको 80 TTB जो हम पढ़ने वाले हैं, जो ज़्यादा डिडक्शन मिलती है, क्या वो मिल पाएगी? नहीं। तो इसको हमेशा 80 TTA मिलेगी, क्योंकि 80 TTA सबको मिलती है, सारे इंडिविजुअल्स को, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन तो वो होगा जो रेसिडेंट हो और 60 से ज़्यादा का हो। तो अगर नॉन रेसिडेंट है और 60 से ज़्यादा का है तो भी वो सीनियर सिटीजन नहीं हुआ, और सीनियर सिटीजन नहीं हुआ तो फिर तो यहाँ कवर ही है।
क्योंकि केवल सीनियर सिटीजन यहाँ कवर नहीं है। तो आखिर क्या है वहाँ 80TTB में? 80TTB बोलता है डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। तो एलिजिबल एसएससी कौन है? इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन, दैट इज़ एक इंडिविजुअल जिसकी उम्र 60 साल या ज़्यादा हो प्लस वो रेसिडेंट हो। और किस तरीके की इनकम की डायरेक्शन मिलती है उसको? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट और एफडी और आरडी। तो टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज हो या सेविंग अकाउंट पर, वो कहाँ खुलवाया हो? बैंकिंग कंपनी से या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से। इन 3 सोर्सेस से अगर वो ब्याज कमा रहा है तो 50,000 रुपये तक के ब्याज की डायरेक्शन मिल जाएगी, लेकिन सोर्स ये होने चाहिए। अब उसने कंपनी डिपॉजिट कर दी, कंपनी में पैसा डिपॉजिट करा, उससे ब्याज आ रहा है? नहीं। उसने डिबेंचर खरीदे हुए हैं, उनसे ब्याज आ रहा है, क्या उनकी छूट डायरेक्शन मिल जाएगी? नहीं। बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस से ब्याज कमा रहे हों तो ही डायरेक्शन मिलेगी। कंपनी डिपॉजिट से या किसी और को लोन दिया उन्होंने, उससे ब्याज कमा रहे हैं, या फिर वो किसी सिक्योरिटी पे डिबेंचर पे ब्याज कमा रहे हैं, उसकी डायरेक्शन की बात यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो एलिजिबल एसएससी हैं सीनियर सिटीजन, ब्याज कहीं से भी आए, मतलब सेविंग, एफडी, आरडी, बस वो कहाँ से आना चाहिए? बैंकिंग कंपनी से, पोस्ट ऑफिस से या कोऑपरेटिव बैंक से। पोस्ट ऑफिस से ब्याज के केस में अगर सेविंग बैंक का ब्याज होगा तो 3500 की जो एग्जाम्पशन है वो यहाँ पे मिलेगी। और डिडक्शन का अमाउंट कितना है? 50,000 रुपये तक का डिडक्शन का अमाउंट है। तो मैंने यहाँ कंपैरिजन करा हुआ है ऑफ 80TTA एंड 80TTB। एलिजिबिलिटी 80TTA इंडिविजुअल को मिलता है, ठीक है, जो कि 60 साल से कम है, उनको मिल जाएगा, चाहे फिर वो रेसिडेंट हो या वो नॉन रेसिडेंट हो। प्लस HUF को भी मिल जाएगा, प्लस नॉन रेसिडेंट जो 60 के ऊपर हैं उनको भी मिल जाएगा। और जो रेसिडेंट 60 के ऊपर है उनको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको 80TTB मिल जाएगा। तो 80TTB मिलता है सीनियर सिटीजन को, दैट इज़ इंडिविजुअल रेसिडेंट एंड 60 ईयर और मोर। दैट इज़ इट इज़ अवेलेबल टू बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, एंड इट इज़ अवेलेबल टू रेसिडेंट ओनली बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि सीनियर सिटीजन रेसिडेंट ही हो सकता है। इंटरेस्ट इनकम, यहाँ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट बस कवर है, यहाँ सेविंग अकाउंट हो या एफडी हो, आरडी हो, सब की डायरेक्शन मिल जाएगी। और अमाउंट ऑफ डिडक्शन अप टू 10,000 और यहाँ अप टू 50,000 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दें, लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दें, एप्रिसिएशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।